हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 14 है यानी कि प्रायिकता, इसका परिचय। और परिचय देखने के बाद हम प्रश्नावली जो इसकी 14.1 है इसके पहले 10 सवालों का सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखो, जिनके पास ये पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है, लेकिन जो नई वाली किताब है उसमें ये चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं प्रायिकता क्या होती है। देखो यार, जो ये प्रायिकता है ना, ये गणित की एक शाखा है जिसमें हम किसी घटना के होने के जो चांसेस है, जो संभावनाएं हैं, उनकी गणना करते हैं। मतलब यहाँ पर संभावनाओं को प्रायिकता नहीं बोला जाता है, संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करने को हम प्रायिकता कहते हैं। मतलब जैसे किसी भी चीज करने के चांसेस हैं, ठीक, लेकिन वो कितने हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करेंगे, गणित में रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो प्रायिकता बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, मान लो आपके पास एक सिक्का है और आप सिक्का उछालते हो, ठीक है, सिक्का आपने उछाला, तो जब आपके पास एक सिक्का था तो जब सिक्का उछालोगे या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। ये दो चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो जो जो परिणाम मिल सकते हैं, अगर हम सबका एक सेट बना दें तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस, यानी क्या क्या उसके अंदर चीजें आ सकती हैं। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चलो हेड आने की कितनी प्रायिकता है या कितना चांस है, ठीक है ना, तो जब हेड आने की जो संभावना है उसको हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हेड की प्रायिकता हो जाएगी। जैसे मैं इसको लिखूंगा P, मतलब प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड आने की। ठीक है, तो यार ये तो आप सिंपल भी बता सकते हो कि आधे चांस हेड आने के होंगे और आधे चांस टेल आने के होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है कि भाई जब आपने सिक्का उछाला तो क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, सबको गिन लो। या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दो ही परिणाम मिल सकते हैं। तो जो कुल परिणाम होते हैं वो नीचे लिख दो, ठीक। और आप जिस चीज की प्रायिकता निकाल रहे हो, जैसे हेड की प्रायिकता निकाल रहे हो, तो इनमें से हेड के फेवर में कौन है या हेड के अनुकूल कौन है, कहने का मतलब है हेड कितनी बार आया है वो ऊपर लिख दो। तो 2 में से 1 बार हेड आया है तो 1/2, ठीक है। यानी हेड आने के जो चांसेस है, अगर उसको मैथ्स में दिखाएं तो वो आधे चांस हैं, यही हेड आने की प्रायिकता बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना, आपको पता होगा कि 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे भाई टेल आने की प्रायिकता बता दो, ठीक है, हिंदी में इसे हम चित पट कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो चित और पट भी, ठीक है, लिखा होगा आपकी किताब में। खैर मैं हेड टेल लिख रहा हूं, आप इतना समझ जाना। ठीक, तो यहां पर अगर मैं यहां पे बात करूं कि टेल आने की, तो फिर से मैं वही करूंगा। हमेशा जब आप प्रायिकता निकाल रहे होगे तो आपको याद रखना है, नीचे आपको कुल परिणाम लिखना है और ऊपर वो परिणामों की संख्या लिखनी है जो इसके फेवर में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, फिलहाल आप ऐसे ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 2, या तो हेड या तो टेल, यानी या तो चित्त या तो पट। ठीक है, अब टेल कितनी बार आया है, टेल 1 बार आया है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अभी फॉर्मूले पे हम आएंगे, पहले आप ये समझो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कोई घटना है, मान लो हेड आने की घटना, ठीक है, तो उसको हम मैथ्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसके आने के चांसेस या फिर हेड आने की संभावनाएं कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी में या फिर प्रायिकता में यही किया जाता है। मतलब ये गणित की वो शाखा है जिसमें हम किसी घटना के होने के कितनी संभावनाएं हैं, इसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले पे आऊंगा। अभी बिना फॉर्मूले के देखते हैं। मान लो आप जो लूडो खेलते हो, उसका जो पासा होता है, डाइस होता है, ठीक है, वो आप उछालते हो। आपने मान लो अभी एक पासा लिया और उसको उछाला, तो क्या क्या आ सकता है, एक बार नोट करो कि क्या क्या आ सकता है। देखो, आप उछालोगे या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, हो सकता है 3 आया हो या फिर 4 आया हो या फिर 5 आया हो या फिर 6 आया हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इसकी प्रायिकता बता दो या प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक सम संख्या आई हो, कैसी संख्या आई हो, सम संख्या आई हो, तो मैंने आपको क्या बताया
कि प्रायिकता निकालना है। सिंपल इवेंट्स में, सिंपल चीजों में बहुत आसान होता है। हमें क्या करना है, बस नीचे लिखने हैं कुल परिणाम, ऊपर लिखने हैं यहां पर जो लिखा है उसके अनुकूल परिणाम। ठीक, तो कुल परिणाम कितने हैं, 6। ये 6 चीजें हो सकती हैं टोटल, तो 6 हो गया नीचे। अब सम संख्या के अनुकूल कौन कौन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है। कितने हैं ये गिन लो, 1 2 3। तो मतलब ये 3 यहाँ पे हमें ऐसे परिणाम मिल रहे हैं जो सम संख्या के फेवर में है, सम संख्या के अनुकूल है। तो यानी 3/6, इसको आप काट के लिखोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले भाई प्रायिकता बता दो विषम संख्या के आने की, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही, नीचे तो हम कुल परिणाम लिख देंगे यानी कि 6, और विषम कितनी है, ये रही और ये रही, 1 2 3, फिर से 3 संख्या मिल रही हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/2, यानी 3/6 1/2। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई प्रायिकता बता दो अभाज्य संख्या के आने की, अभाज्य संख्या, तो फिर से कुल परिणाम नीचे आएगा, कुल परिणाम है 6। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो 1 का तो एक ही गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 जो है ये 1 के पहाड़े में आता है और ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 के 2 ही गुणनखंड है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 3 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, इसके 2 गुणनखंड है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इस तरह से 5 देखो 1 के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है। 4 जो है इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, अभाज्य नहीं होगा। ऐसे ही 6 के भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तीनों मिल रहे हैं। जिसको एक में कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को एक में कंफ्यूजन होती है, देखो 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो हमें अभाज्य संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड, यानी ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ये 3 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 6 तक में जो अपने पास कितने गुणनखंड रख रही है, एग्जैक्टली 2। तो मतलब ये तीनों अभाज्य हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिली हमें, तो मतलब 3/6, यानी कि फिर से 1/2 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या सीख रहे हो अभी तक, कि जब भी हम किसी संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो जिस या किसी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो उस घटना के अनुकूल कितने लोग हैं या कितने परिणाम हैं, और नीचे कुल कितने परिणाम है लिख रहे हैं। तो इस तरह से यहां से जो सबसे सिंपल डेफिनेशन निकल के आती है प्रायिकता की, मान लो ई कोई घटना है, ई क्या है, कोई घटना, तो पीई का मतलब है ई के होने की प्रायिकता। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। वो क्या होगा, नीचे आएगा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल कितने परिणाम है, जैसे इससे पहले 6 परिणाम थे तो हम नीचे 6 लिख रहे थे। ऊपर क्या आएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो यहां लिखा है उसी के अनुकूल। यहाँ पे अगर ई लिखा है तो ई के अनुकूल, यहाँ अगर सम संख्या लिख दी तो सम संख्या के अनुकूल कितनी है, मतलब सम संख्याएं कितनी है। यहाँ विषम लिख दी तो विषम कितनी है, मतलब यहाँ जो भी लिखा होगा उसी के अनुकूल हमें कितने परिणाम है वो ऊपर लिख देना है, और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिख देनी है, कैलकुलेट कर लेना है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लास 10 में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे यानी 11वीं में तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, क्लास 12th में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। हायर स्टडी करोगे तो वहां पर ये चैप्टर काफी मुश्किल भी बन जाता है, लेकिन क्लास 10th के लेवल पे काफी ईजी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आपके एग्जाम में देखो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो या तो 1 सिक्का उछालने पे पूछ लेंगे, या 2 सिक्के उछालने पे पूछ लेंगे, या 3 सिक्के उछालने पे पूछ लेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपको याद रखना है कि जितनी भी चीजें पूछी जाएं, 1 या 1 से ज्यादा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर वो चीज एक रही होती, जैसे सिक्के की बात करूं, तो अगर वो 1 सिक्का है तो 1 सिक्के पे क्या क्या आ सकता है वो देख लो पहले। तो जब 1 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, नहीं 2 चीजें आ सकती हैं। अगर मैं 2 सिक्का उछालूं तो कितने परिणाम बनेंगे, देखो अगर मैं 2 सिक्के उछालूं तो क्या क्या आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड। 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों को मिला के अब एक इवेंट बनेगा। ठीक है, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आया हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो सकता है दोनों पे टेल आया हो। यही 4 बनेंगे। यहां तक तो ठीक है, हम दिमाग लगा पा रहे हैं। जैसे ही मैं 3 सिक्के में आऊंगा, अब थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होनी चालू हो जाएगी। खास करके अगर मान लो मैं अभी नया नया 10वीं में आया हूं या पहली बार प्रायिकता पढ़ रहा हूं,
तो फिर मुझे क्या लगेगा कि अब 3 सिक्कों में देखो क्या कंफ्यूजन होगी। पहले मैं लिखूंगा हेड हेड हेड, हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे भी हेड आ गया हो। ठीक, फिर मैं क्या लिखूंगा, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, अगले पे टेल आ गया हो। ऐसे करते करते मैं बनाता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पहली बार कर रहा हूं तो मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि कहीं तो मैंने कोई छोड़ तो नहीं दिया या कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो ये आपके साथ ना हो, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है वो याद रखो। देखो, सबसे पहले अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिक्के के बारे में अच्छे से देख लेना है। एक सिक्का जब उछालोगे तो कितने आउटकम आती हैं, 1 2, 2 ही परिणाम मिल सकते हैं। तो मतलब कुल परिणाम पहले पता लगा लो, 2 की पावर 1। ठीक है, एक सिक्के में तो हम लिख लेंगे, तो यहां पे कोई टेक्निक नहीं बता रहा मैं। 2 सिक्के में आओ, जब आप 2 सिक्का उछालोगे तो कितने आउटकम बनेंगी टोटल, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने एक सिक्का उछाला होता तो कितने परिणाम आते, 2, उसकी घात उतनी ही लगा दो जितने सिक्के उछाले गए हैं। अगर 2 सिक्के उछाले गए हैं तो घात 2 आएगा, 3 सिक्के उछाले गए हैं तो घात 3 आएगा। इस तरह से कुल परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर 2 सिक्के उछाले तो 2 की घात 2 आएगा, मतलब कुल परिणाम 2 की घात 2 कितना होता है, 4। आप चाहे गिन के देखो, 1 2 3 4, कुल परिणाम कितना आया, 4 आया। अब इसके ऊपर कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम टोटल आउटकम लिखनी सीख रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो अगर यहां पर 2 सिक्के ना उछाले गए होते, 3 सिक्के उछाले गए होते, 4 सिक्के उछाले गए होते, 5 सिक्के उछाले गए होते, कितने भी उछाले गए होते, तो हम क्या करते हैं, मान लो 3 सिक्के के केस में यहां पे 2 ही लिखना है। मतलब कि एक सिक्के पे जितनी आउटकम आती है वही रहेगा आधार में, घातांक बदलता रहेगा। घातांक में क्या रहेगा, कितने सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8। अब आप सोच रहे होगे कि चलो ऐसे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कुल कितने परिणाम होंगे, लेकिन वो परिणाम क्या क्या होंगे वो देख लो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो एक में तो आप लिख लोगे। अगर आप मान लो 2 सिक्के उछाल ले हो तो 2 एरो बना दो ऐसे। उसके बाद बस आप इतना पता कर लो कि कितने कुल परिणाम है। जैसे 2 सिक्के उछाले, कुल 4 परिणाम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हेड टेल 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4। पहली लाइन में आपने हेड टेल लिखा, दूसरी लाइन में एक बार हेड लिखा था फिर टेल लिखा, तो यहां पे हेड डबल बार लिखो, यानी 2 बार हेड लिखो फिर 2 बार टेल लिखो। अब यहां से ये आपका हो गया पहला रिजल्ट, देखो हेड। ठीक, ये हो गया हेड टेल यहां पर जो है, ये हो गया टेल हेड जो यहां पर है, और ये हो गया टेल जो यहां पर है। ठीक है, इस तरह से आपको पता लग गया। अब 3 में अगर हम कंफ्यूज हैं भाई कैसे करें, चलो 3 में तो हम लिख भी लेते हैं, 4 में बिल्कुल कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, तो पहले 3 वाला देखो। अब मुझे इतना पता लग गया है कि यहाँ पे 3 सिक्के हैं, तो मैं 3 एरो ऐसे बना दूंगा, 3 तीर ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले कुल परिणाम देख लेने कितने हैं। कुल परिणाम कितने हैं, 8। मतलब जैसे यहाँ पे कुल परिणाम 4 थे तो मैं 1 2 3 4 बार लिखने पे रुक गया था, उसके नीचे तो नहीं लिखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहां पर क्योंकि कुल परिणाम 8 हैं तो मैं हेड टेल 8 बार लिखूंगा, यानी हेड टेल 4 ये हो गया, हेड टेल 4 ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मुझे रुक जाना है। फिर मैं क्या करूंगा, अगले एरो पे आऊंगा तो यहाँ पे 1 बार हेड लिखा था तो यहाँ पे डबल बार लिखेंगे, यानी कि 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल। फिर अगली लाइन में आऊंगा तो इसका भी डबल कर दूंगा, यानी 2 बार हेड का डबल 4 बार हेड आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार हेड फिर 4 बार टेल। ठीक है, अब यहां से देखो ये मिले मुझे पहला परिणाम, यानी 3 सिक्कों पे हेड आ गया, हेड। ठीक है, ये हो गया दूसरा, हेड टेल। ये हो गया तीसरा, हेड टेल। और ये हो गया चौथा, हेड टेल। ऐसे आप कितने भी सिक्कों का बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेल हेड। ठीक है, ये हो गया टेल हेड। ये हो गया टेल हेड। और ये हो गया अपना टेल। ये 8 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये हो गया इसका लिखने का तरीका। खैर अब देखो, अभी ऐसा करके कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। मान लो अगर एक सिक्के वाला है तो सिंपल से ही 2 ही सवाल बनते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, उसकी ठीक है चांस बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो। 2 सिक्कों में पूछ सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दो दोनों पे हेड आया हो, प्रोबेबिलिटी बता दो 2 हेड आए हो। तो यहां पर क्या करोगे भाई, 1 2 3 4 आउटकम टोटल है और
दोनों पे हेड आया वैसा एक ही बार हुआ 4 में से, यानी 1/4। इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, वो हम बाद में करेंगे जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे आउटकम लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला, 3 सिक्के वाला, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से जो भी पूछा है उसको देख के आप अब आराम से लिख सकते हो। ये तो ही सिक्कों की बात, ठीक है। पासे के बारे में भी 1 पासा उछाला जाएगा, 2 पासे उछाले जाएंगे, 3 पासे उछाले जाएंगे, ऐसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर 1 पासा उछालें तो ये तो हम आराम से लिख सकते हैं कि भाई या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो अगर 2 सिक्के उछाले, 2 पासे उछाले जाएंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? बेस यानी आधार अब बन जाएगा 6। जैसे सिक्कों के केस में आधार 2 बन रहा था ना, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, 8 आया था। ऐसे यहाँ पर 1 पे 2 थोड़ी आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो अगर 2 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की घात लगा दो 2। अगर 3 पासे उछाले जाएंगे और कुल परिणाम निकालना है तो 6 की घात लगा दो 3। तो 6 की घात 2 होता है 36 और 6 की घात 3 होता है 216। यानी कि अगर 3 पासे उछाले जाएं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? 216। 2 पासे उछाले जाएं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? 36। 1 पासा उछाला जाए तो कितने बनते हैं? 6 की पावर 1 यानी कि 6। तो ये तो हुए टोटल आउटकम्स या कुल परिणाम कितने होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। 1 के केस में तो आपने सीधा लिख दिया, ठीक। अगर 2 के केस में मैं बताऊं तो कैसे लिखोगे, देखो पहले 2 वाला देख लो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आ सकता है, देखो 2 पासे हैं अपने पास। मान लो कि पहले उछाला, पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरा उछाला, दूसरे पे भी 1 आ गया, 1 1। पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आ गया। 6 तो ये हो गए। ऐसे ही अब 2 वाली लाइन शुरू होगी, यानी कि 2 1, फिर 2 2, ऐसे करके 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 1 वाली लाइन, 3 1 से लेके 3 6, ठीक है। फिर 4 1, 4 2, 4 3 ऐसे लेके 4 6, ठीक है। फिर 5 1 से लेके 5 6 तक, ठीक है। बीच वाले भी हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर 6 1 से लेके 6 6 तक। तो ये टोटल 36 परिणाम होते हैं। देखो 6 6 12, 6 18, 24, 30, 36, हर लाइन में 6 6 हैं, ठीक। तो इस तरह से टोटल 36 आउटकम होंगे। जब ये 3 पासों की बात आएगी ना, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब 3 पासे उछाले जाएंगे तब 216 कैसे बनेंगे भाई? पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 1 आया हो, तीसरे पे भी 1 आ गया हो, फिर पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 1 आ गया हो, तीसरे पे 2 आ गया हो। इस तरह से बनेगी। फिर सारे कॉम्बिनेशन जब ऐसे आप बनाओगे तब 216 बनेंगी, ठीक है। इसमें क्लास 10th में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है जिसको हम बिना बनाए भी अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल तो यहाँ से पता लग जाएगा, जो पूछेगा वो हम, ठीक है, गेस कर सकते हैं। कैसे? जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं, ज्यादातर 2 सिक्कों के ऊपर ही पूछा जाता है, ठीक। इतना अगर आपको समझ में आया है तो एक और चीज बच जाती है, ताश वाले, ताश के पत्ते, ठीक है। ताश के पत्तों वाला जब सवाल आएगा ना, वो मैं आपको तभी बताऊंगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए वो ताश के पत्ते छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। अब कुछ और चीजें सीख लो, उसके बाद प्रश्नावली के सवाल करेंगे। पहला, मान लो ई कोई घटना है और उसके होने की जो प्रायिकता है उसको हम दिखा रहे हैं पीई से, ठीक। तो आपको याद रखना है, किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता होती है वो 0 से यानी 0 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, और 1 से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है ना। इसी दायरे में रहेगी वो प्रायिकता। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है, तो प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी होगी ही नहीं, ठीक है। और 1 से बड़ी भी नहीं होगी, ठीक। और इसके अलावा किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को अगर हम पीई से दिखा रहे हैं तो आपको याद रखना है, उस घटना के ना होने की प्रायिकता को हम पीई बार ऐसे दिखाते हैं, या फिर कई बार इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पीई का मतलब है कोई घटना है, मान लो उसके होने की प्रायिकता, पी नोट है ना होने की प्रायिकता। जैसे मान लो अगर ई है सम संख्या के आने की प्रायिकता, एक पासा उछाला तो ई नोट हो जाएगा ना आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये सम संख्या के आने की प्रायिकता, ये ना आने की प्रायिकता हो जाएगा। ये अगर मान लो हेड आने की प्रायिकता है तो ये हेड ना आने की प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी जो भी है उसका ये उल्टा। अगर ऐसा है तो आपको याद रखना है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को अगर जोड़ा जाए उसी घटना के ना होने की प्रायिकता से
तो जोड़ के हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इस चीज के होने की प्रायिकता अगर इतनी है तो ना होने की कितनी है। ठीक है, तब आप जो प्रायिकता आपको होने की दी गई यहां रखो, ना होने की जगह पी नोट लिखो, इसको माइनस में ले जाओ। अभी क्वेश्चन जब आएगा मैं करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है कि आपको याद रखना है किसी भी घटना के, ऐसी घटना जो निश्चित है, निश्चित मतलब पक्का है कि वो होगी ही होगी, तो जाहिर सी बात है जब होगी ही होगी यानी उसके 100% चांस हैं, तो उसकी प्रायिकता हो जाती है 1। 1 का मतलब होता है 100% चांस। कैसे? समझो कि अगर मेरे पास एक थैला है और थैले में लाल कलर की R4 रेड है, ठीक है, लाल कलर की 3 गेंदें हैं। अब मान लो मेरे से कोई पूछता है कि आंख बंद करके थैले में, ठीक है, हाथ डाला गया और R4 रेड यानी लाल गेंद निकलेगी, इसके कितने चांसेस होंगे? तो यार आंख खुली हो या बंद हो, जब बैग में सिर्फ लाल गेंदें हैं तो जब मैं आंख बंद करके निकालूं या खोल के निकालूं लाल ही गेंद तो निकलेगी, तो 100% चांसेस है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1। कैसे आएगी 1? देखो कुल गेंदें कितनी है? 3, 1 2 3, और लाल के फेवर में कितनी है? लाल के अनुकूल कितनी है? तीनों की तीनों, तो 3/3 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई 100% चांस है, तो 100% को अगर भिन्न में बदलो तो परसेंटेज का निशान हटाने के लिए नीचे 100 लगाना पड़ता है, 100/100 यानी 1, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो मेरे से कोई पूछे कि भाई पीली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, इसी थैले में से गेंद निकालनी है, तो मैं कहूंगा यार ये तो असंभव है। क्यों? क्योंकि थैले में लाल ही तो गेंदें हैं सारी, पीली गेंद है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। तो आपको याद रखना है ऐसी घटना जो असंभव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, उसकी प्रायिकता होती है 0। जैसे लाल गेंदों में से पीली गेंद निकालना, निकलेगी ही नहीं क्योंकि गेंदें लाल हैं, तो पीली कहां से निकालोगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 यानी कि 0 होती है। इतना अगर आपको क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। अब देखो जो प्रश्नावली है इसका जो पहला सवाल है इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों को पूरा करो। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता में जोड़ा जाए अगर घटना ई नहीं की प्रायिकता तो कितना आएगा? ये तो मैंने आपको भी बताया था, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं, यहाँ पे बार लगा हुआ, इसको मतलब ई के ना होने की, तो किसी चीज के होने की प्लस ना होने की प्रायिकता कितनी आती है? 1 आती है, आपको भी बताया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरे में क्या कह रहा है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, भाई जो हो ही नहीं सकता मतलब असंभव चीज है, उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना डैश कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया था कि भाई अगर लाल गेंदें हैं थैले में सारी तो पीली का निकलना संभव है और उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। ठीक, इसके बाद जो तीसरा इसमें बोला गया उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, पक्का है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। और ऐसी घटना क्या कहलाएंगे? ऐसी घटना कहलाएगी निश्चित घटना। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? निश्चित घटना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। ये मैंने नहीं बताया, इसको समझ लो। आपको याद रखना है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का अगर जोड़ निकाला जाए, योग निकाला जाए तो 1 आता है। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई भी चीज ले लो, मान लो आपने एक सिक्का ही उछाला, तो भाई सिक्का जब आप उछालोगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है, तो सारी प्रारंभिक घटनाएं क्या हो जाएंगी? देखो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, इसकी प्रायिकता हो गई 1/2, क्योंकि 2 चीजें आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, और इसी तरह से टेल आने की प्रायिकता की बात करूं मैं तो वो भी कितनी हो जाएगी? 2 में से 1 बार टेल है, 1/2। अब अगर इनको हम जोड़ निकाले, सबका सारी प्रारंभिक घटनाओं का योग निकाल दें, यानी कि हेड और टेल की प्रायिकता का, तो 1/2 और 1/2 यानी आधा आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई किसी प्रयोग की सभी घटनाओं को, सभी प्रारंभिक घटनाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी जो प्रायिकताओं का योग आएगा, मतलब प्रायिकताओं का योग वो 1 होगा। ठीक है, घटनाओं को नहीं जोड़ा जाए, घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ा जाए। ठीक, ये समझ में आ गया। अगला क्या है? किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो मैंने आपको ही बताया था 0 से बड़ी या बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या उससे बराबर होती है। देखो ये जो प्रायिकता है ये 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी।
तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जो ये पहला प्रश्न था अपना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरा देखो। ठीक है, दूसरा भी काफी इजी है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहले समप्रायिक का मतलब देखो, देखते ही पता लग रहा है जिनकी प्रायिकता समान हो, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं समप्रायिक। ठीक है, जैसे आपने सिक्का उछाला तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। ठीक है, दोनों के चांसेस क्या है, आधे आधे हैं, तो मतलब वो समप्रायिक है अगर सिक्का सब कुछ सही है तो। ठीक, अब यहां पे जो कुछ चीजें दी गई हैं, अलग अलग घटनाएं दी गई हैं, ये हमें बताना है कि वो समप्रायिक है या नहीं है। चलो देखते हैं। पहला क्या है, पहला है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या कार का स्टार्ट हो जाना और कार का स्टार्ट ना होना दोनों के चांसेस बराबर बराबर हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है कार खराब हो, जब कार खराब होगी तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है ना। हो सकता है कार बिल्कुल ठीक हो और ड्राइवर को स्टार्ट करनी भी आती है तो वो हर बार स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे चांसेस बराबर नहीं है, डिपेंड करता है कार कैसी है या फिर ड्राइवर को स्टार्ट करनी भी आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाना या स्टार्ट ना होना दोनों की प्रायिकता बराबर नहीं है, तो इसलिए संप्रायिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये संप्रायिक नहीं है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहां पे कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। क्या यह संप्रायिक है? सोचो एक बार यार, आपके सामने, ठीक है, आपको बास्केटबॉल में बास्केट डालनी है या किसी खिलाड़ी को डालनी है, तो क्या बॉल वहां पे डाल पाने या ना डाल पाने की प्रायिकता बराबर होगी? चांस बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, आप माहिर हो, तो ज्यादातर चांसेस है कि आप उसमें बॉल डाल दोगे। आप अगर नौ सीखिए हो या फिर ये खिलाड़ी नौ सीखिया है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो नहीं डाल पाएगी। मतलब डिपेंड करता है कि उसकी कितनी स्किल्स है, उसकी कितनी प्रैक्टिस है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डाल पाएगी या फिर नहीं डाल पाएगी। तो मतलब बॉल का डाल पाना या ना डाल पाना, ठीक है, बराबर बराबर प्रायिकता नहीं है, मतलब समप्रायिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछा जाए एक सिक्का उछाला जाता है, हेड का आना और टेल का आना संप्रायिक है या नहीं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो संप्रायिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई स्किल्स नहीं है, वहां पे उछालोगे तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वह हेड आएगा या टेल आएगा आप कुछ नहीं कह सकते, तो वहां दोनों के चांसेस बराबर थे, तो वो संप्रायिक था। लेकिन ये दोनों नहीं थे। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा। देखो यहाँ पे जिसको ये प्रश्न दिया गया है वो अनुमान लगा रहा है। अनुमान का मतलब क्या हुआ? उसे पता नहीं है कि सही आंसर क्या है, वो अनुमान लगाता है। ठीक है, अब अनुमान लगा रहा है और दो ही ऑप्शन है, या तो सत्य, या तो उत्तर सही है या उत्तर गलत होगा। ठीक है, जब अनुमान लगाओगे और दो ही ऑप्शन है तो आधे चांसेस है कि हो सकता है उत्तर गलत हो, आधे चांसेस है कि वो उत्तर सही हो। ठीक है ना, क्योंकि सत्य असत्य विकल्प दिए गए हैं उसे। ठीक है, आपसे मान लो यहाँ पे कोई बात लिख दी, कोई लाइन लिख दी और आपसे पूछें कि बताओ ये सही है या फिर गलत है, और आपको उत्तर नहीं आता है, आप अनुमान लगाओगे, तो दो ही तो ऑप्शन है, किसी एक को टिक कर दो। 50% चांस है कि हो सकता है आपने सही टिक किया हो, 50% चांस है आपका कुछ गलत हो गया हो। तो मतलब यहां पर क्योंकि उसे आता नहीं है, वो अनुमान लगा रहा है, तो दोनों के बराबर बराबर चांसेस है। ठीक है ना। लेकिन यही अगर अनुमान नहीं लगाता, वो उसे पक्का पता होता, तब ये संप्रायिक नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहा है, तो ये संप्रायिक है। अगला क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। देखो इसके बराबर बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है ना, लगभग लगभग, अगर हम थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक अगला क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की है, इसके चांसेस भी बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये संप्रायिक है। ठीक है, तो कौन कौन संप्रायिक है? तीसरा वाला संप्रायिक है और चौथा वाला संप्रायिक है, जबकि पहला और दूसरा नहीं है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, जो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी या बॉल करेगी, एक सिक्का उछालना क्या न्याय संगत है, क्यों? ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, सिक्का उछालना न्याय संगत है। क्यों? क्योंकि जब सिक्का उछाला जाएगा और दो टीमें हैं, ठीक है, तो हेड और टेल दोनों के चांसेस क्या आने के बराबर बराबर हैं।
ठीक, पहले से हम पता नहीं लगा सकते कि क्या चीज आएगी, तो मतलब क्या कि यहाँ पर वो समप्रायिक है, हेड का आना या टेल का आना, इसलिए न्याय संगत है। ठीक, अब मान लो इसकी जगह अगर ये बोला जाता कि भाई कार स्टार्ट करनी है, कार स्टार्ट हो गई तो पहली टीम बैटिंग करेगी, नहीं तो बॉलिंग करेगी, तो क्या वो संप्रायिक था? नहीं, क्योंकि अगर कार सही होगी तो स्टार्ट हो ही जाएगी ना। ठीक है, तो वहां पे वो चीज नहीं होगी। लेकिन अगर सिक्का उछाला जाता है तो हम पहले से नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों के आने के जो प्रायिकता है वो बराबर बराबर है, इसलिए सिक्के का उछाला जाना न्याय संगत है। ठीक, अगला क्या है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रायिकता किसी भी घटना की होगी वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, इसमें माइनस का साइन आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। तो भाई प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और हमसे ये पूछा कि कौन नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सब 0 और 1 से में घूम रहे हैं। ठीक, अगला क्या है, यदि PE 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या है? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई PE और PE नॉट या PE के ना होने की प्रायिकता को जोड़ा जाए तो आता है 1। यहाँ पे हमें PE की प्रायिकता है 0.05 बताई गई है। PE के ना होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? सीधा इसको माइनस में ले जाओ। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, ठीक है ना, इसको माइनस में ले जाओ, कितना आएगा? 0.95। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। याद रहे आपको कि जो थैला है, ठीक है, उसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, यानी जो फ्लेवर है टॉफी का, मीठी गोलियों का, वो नींबू है उसमें, मतलब नींबू की महक है या फ्लेवर है। ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो यहां पर जाहिर सी बात है यार, चलो यही लिख देता हूं, जो प्रायिकता होगी संतरे की महक वाली, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। असंभव चीज है, क्योंकि थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है, तो निकलेगी भी नहीं। ठीक है, तो 0 आएगा। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली गोली। अब यार सोचो, सारी की सारी नींबू वाली ही तो गोलियां हैं, तो मतलब ये तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि निश्चित घटना हो गई। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.992। ठीक है, यानी कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने का, यानी कि PE नहीं का हमें बताया गया है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, मतलब ना होने का इतना है तो होने का कितना होगा? तो यार अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, PE + PE नॉट बराबर होता है 1। ना होने की दी गई है, इस बार PE की नहीं दी गई। ठीक है, 0.992 माइनस में ले जाओ। अच्छा, एक चीज और करना, आप लिख लेना, माना E वह घटना है जिसमें 3 में से 2 विद्यार्थियों जन्म एक ही दिन आता है, E- वह घटना है जिसमें एक ही दिन नहीं आता है। ठीक है, आप ये लिख लोगे ज्यादा सही रहेगा। वैसे 1 नंबर में तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 - 0.992। ठीक है, इसको घटाओगे कितना आएगा? 0.008। दशमलव वाली घटा, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। देखो 1 में से घटाना है, अब 1 के पास दशमलव है ही नहीं, तो यानी यहाँ है दशमलव, इसके बाद आप 000 लगाओगे, फिर दशमलव के नीचे इसका दशमलव लिखोगे जिसको घटा रहे हो यहाँ पर, यानी कि 992, इसके पहले 0 लिख सकते हो। ठीक है, हासिल लिया 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, एक हासिल दे देते तो 0, इस तरह से ये बचेगा 0.008। ठीक है, 7वां हो गया। 8वें पे आ जाओ। 8वां कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, मान लो ये थैला है, ठीक है, ये थैला है, इसमें 3 लाल हैं, 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। ठीक है, 5 काली गेंद हैं इस थैले में। ठीक है, अब आगे क्या है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो,
लाल नहीं हो, यादृच्छिक छाया मतलब बिना देखे, कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, प्रायिकता लाल होगी, लाल गेंद आने की, लाल गेंद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेना फॉर्मूला, कुल लाल गेंदें, कुल लाल गेंदें, नीचे क्या आता है, कुल गेंदें। प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या लिखेंगे, कुल गेंदें कितनी है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो जो फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था वो आप हर सवाल में लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे पीई लिखना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या, आप वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। खैर, लाल गेंदें कितनी है, 3, और कुल गेंदें कितनी है, 5 और 3 8। याद रहे आपको नीचे कुल लिखना होता है, तो कुल गेंदें कितनी है, 3 5 8। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं तो प्रायिकता निकालने लाल नहीं, लाल नहीं होगी, ठीक है। तो यार जो लाल नहीं होगी, या तो इसको एक में से घटा दो, क्योंकि लाल होने की लाल ना होने की जोड़ के एक आएगा, इसको एक में से घटाओ, या तो ऐसे करो, यहीं से देख लो ना यार, टोटल तो 8 ही हैं, 8 में से 3 लाल हैं, तो जो 5 है वो लाल नहीं है ना, 5 काली है तो लाल थोड़ी होंगी, तो 5/8 ऐसे भी कह सकते हो। अगला देखो, अगला है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो पहले तो देखो कुल कंचे कितने हो गए भाई, कुल कंचे कितने हो गए, 5 + 8 + 4, यानी कि 8 5 13 4 17, कुल 17 कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, पहले ऑप्शन में प्रायिकता लाल कंचा, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला लिख लेना, यहाँ पे ऊपर लिखोगे कुल लाल कंचे डिवाइड बाय कुल कंचे, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो लाल कितने हैं, लाल है 5, कुल है कितने 17, तो 5/17 हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, सफेद कंचों की प्रायिकता बता दो, ठीक है। यहाँ पे सफेद कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल तो 17 ही रहेगा, सफेद कितने भाई साहब, सफेद हैं 8, तो 8/17 हो गया। तीसरे में क्या है, तीसरे में है प्रायिकता हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो नीचे तो कुल परिणाम आएंगे 17, हरा नहीं। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना सवाल में, नहीं तो किनारे पे लिख देना, P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, आप साइड में भी लिख दो, ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आपने कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक। हरा नहीं है भाई, जो हरा नहीं है, 4 हरे हैं, ये भी हरा नहीं है, ये भी हरा नहीं है, तो 8 5 13 ऐसे हैं जो हरे नहीं है, ठीक है ना। जो हरे उन्हें हटा दो, 4 हरे हैं, 4 हटा दो, 17 में से 13 बच गए, ठीक है। ये हो गया 9वां। 10वां सवाल देखो, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल भी है, बाकी के प्रश्न हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे। इसमें एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मैं नोट करता चलता हूं, ठीक है। 50 P4 पैसे के 100 सिक्के हैं टोटल, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपए का निशान वैसे पहले लगाते हैं, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, 2 रुपए के 20 सिक्के, ठीक है। तो पहले तो कुल सिक्के बताओ कितने हुए, ठीक है, कुल सिक्के। अच्छा, पेपर में आप लाल पेन से मत लिखना, मैं तो समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। कुल सिक्के कितने हो गए भाई, 150 और 20 यानी कि 170, ठीक है, कुल 170 सिक्के हैं, पहली बात तो ये हुई। अब आगे, अच्छा एक और चीज मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज भूल गया यहाँ पे, क्या, 5 रुपए के भी 10 सिक्के हैं भाई, 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 10, ये भूल गया था, ठीक है। तो कुल सिक्के कितने हो गए, कुल सिक्के 170 है तो 10 और कर लो यार, 180, ठीक है, कुल सिक्के हैं 180, ठीक है। अब एक सिक्का गिरने का परिणाम अगर समप्रायिक हो तो क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा भाई, प्रायिकता निकालने के सिक्का जो है वो 50 पैसे का होगा, तो कुल सिक्के हैं 180, फॉर्मूला लिख लेना एक जगह कोने पे या किनारे पे, PE बराबर E के अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, ठीक है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100, ठीक है, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो हो गया, 10/18, 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 नीम 18 यानी 5/9। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या बोला है, 5 का नहीं होगा, प्रायिकता निकालनी है भाई, रुपए 5 का नहीं होना चाहिए। तो 5 का नहीं होना चाहिए मतलब 5 वाला सिक्का हटा दो, 5 के 10 सिक्के थे, इनको हटा दो। ठीक है, कितने बचेंगे, ये ऊपर वाले बच जाएंगे, ये भी 5 का नहीं है, ये भी 5 का नहीं है, ये भी 5 का नहीं है। तो 100, 50, 150 और 170 यानी 170 सिक्के 180 में से ऐसे हैं जो 5 के नहीं है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17/18 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल थे और ये इसका बेसिक था, कुछ इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।